हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई कैसे चल रही है आप सभी लोगों की। मुझे लगता है कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने मैंने अभी तक 18 लेक्चर अपलोड किए हैं आपने वो पूरे देखे होंगे और उनसे स्टडी करके आपको बेनिफिट हो रहा होगा। तो ऐसा मेरा मानना है। तो उसी सीरीज में हम क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 19। तो लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं बेटा। एक भूमिका बांधते हैं। तो भूमिका क्या है, भूमिका का मतलब पृष्ठभूमि। कुछ और मत समझ लेना भूमिका कौन है, कि ढूंढने निकल जाओ भूमिका कहाँ है। ठीक है, तो पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि ये कहती है कि आपने पढ़ना क्या स्टार्ट किया, आपने पढ़ना स्टार्ट किया वेव और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, हमने ये पढ़ना आपको स्टार्ट कराया था, आई थिंक 2 या 3 लेक्चर पहले हमने ये स्टार्ट करा था, वेव ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो जो हमारा वेव ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये प्रपोज किसने करा, हेजनबर्ग और साथ में श्रोडिंगर ने। अब श्रोडिंगर ने क्या करा, एक बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव फंक्शन डिफाइन करा। अब वेव फंक्शन क्या था, वो वेव फंक्शन था डेल टू शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या करा, ये हमारे श्रोडिंगर साहब ने एक बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन को डिफाइन किया। तो ये आप पढ़ चुके हो। फिर बाद में हमने आपको क्या पढ़ाया, जब श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम के लिए डिफाइन करा, तो उन्होंने वेव फंक्शन को बोला कि वेव फंक्शन के अंदर दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट आते हैं, एक आता है हमारे पास रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन और एक हमारा आता है एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, ये हमारा वेव फंक्शन है। और ये वेव फंक्शन किसके लिए है, ये वेव फंक्शन डिफाइन किया गया है एच एटम के लिए। तो इसके अंदर बेटा कितने पार्ट मिले, इसके अंदर आपको दो पार्ट मिले। कौन से, एक रेडियल पार्ट और एक हमारा आ गया एंगुलर पार्ट। तो रेडियल पार्ट के लिए यहाँ आर ऑफ आर है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी। और एंगुलर पार्ट को हमने क्या बोला, एंगुलर पार्ट को हमने बोला एंगुलर प्रोबेबिलिटी। अब जो शाई है, शाई बेसिकली क्या है, शाई हमारे पास है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। शाई को हमने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। शाई हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। अब कहानी क्या है, थोड़ा कहानी को सुनो अच्छे से। अब जो शाई है, शाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शाई जो है वो वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम का, जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक पार्ट आता है रेडियल पार्ट और एक आता है एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट को हम बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड और एंगुलर पार्ट को हम बोलते हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। शाई हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शाई की वैल्यू इवन 0 भी हो सकती है। और शाई के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की जितनी भी डायनामिक इंफॉर्मेशन है वो सब डायनामिक इंफॉर्मेशन हमारी शाई के अंदर है। तो ये आप सब पढ़ चुके थे। इसके बाद जो इंटरप्रिटेशन की गई है शाई की, वो क्या इंटरप्रिटेशन की गई, जो मैंने आपको सब बता दिया। इसके बाद कंक्लूजन क्या निकाला गया कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होगा, और आप इसको बोल सकते हो जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, और जो हमारे पी डी एफ ऑर्बिटल्स है वो कैसे डायरेक्शनल है। तो ये भी हम पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़ा था नोड। नोड क्या होता है, द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट वेयर द वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेव फंक्शन 0 कैसे हो सकता है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं शाई की वैल्यू मुझे क्या करना है, शाई की वैल्यू को 0 करना है, तो शाई की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है, क्या तो रेडियल पार्ट 0 हो जाए या फिर एंगुलर पार्ट 0 हो जाए। इसलिए हमने दो टाइप के नोड को डिफाइन करा, एक हो गया हमारे पास रेडियल नोड और दूसरा हमारे पास हो गया एंगुलर नोड। तो ये सब बेटा हम सब डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, आई थिंक लेक्चर नंबर 18 में और लेक्चर नंबर 17 में। इन दो लेक्चर में हमने ये अपना अभी तक जो भी आपको सुनाई है रामायण, ये पूरी रामायण में लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18 में क्या कर चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बेटा अगर हम देखा जाए इंपॉर्टेंस, अगर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस जो आज का लेक्चर है, तो आप देखोगे जेई में और नीट में, जेई वालों का तो बेटा ये फेवरेट टॉपिक होता है श्रोडिंगर इक्वेशन और श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ये फेवरेट टॉपिक है।
अगर आपका एडवांस में क्वेश्चन बनता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो मान के चलो 99.9% क्वेश्चन जो बनेगा वो यहीं से बनने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनो। अब हमें क्या करना है, हमें वेव फंक्शन पता है, ठीक है। अगर हम बाउंड इलेक्ट्रॉन, पहले मैं देखो पूरा डिटेल से बताता हूँ। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर ने जो वेव फंक्शन बताया था वो क्या बताया था, डेल टू शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू शाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसके लिए चल रही है, बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर हम एच एटम के लिए बात करते हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन था, तो श्रोडिंगर ने श्रोडिंगर इक्वेशन जो हाइड्रोजन एटम के लिए डिफाइन की है वो कैसे डिफाइन की है, शाई आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर ऑफ आर इंटू ए ऑफ थीटा फाई। ये इन्होंने डिफाइन किया हाइड्रोजन एटम के लिए, किसने, श्रोडिंगर ने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अगर कोई वेव फंक्शन गिवन हो, वेव फंक्शन गिवन हो मतलब आपको कोई शाई वाली इक्वेशन गिवन हो, क्या गिवन हो बेटा, हमारी शाई वाली इक्वेशन हमें गिवन हो। अगर शाई वाली इक्वेशन हमें गिवन है तो हमें उस शाई वाली इक्वेशन को देख के हमें समझना है कि किस ऑर्बिटल के लिए ये वेव फंक्शन डिफाइन किया गया। मतलब जब ये वेव फंक्शन डिफाइन किया गया था उस समय इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में था, अब आपको ये बताना है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम द वेव फंक्शन, ठीक है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो बेटा। पॉइंट नंबर 1 क्या है, इन ईच वेव फंक्शन, इन ईच वेव फंक्शन, अरे किसी बच्चे को इस चीज में डाउट तो नहीं है कि वेव फंक्शन क्या होता है, फिर से सुन लो, द मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेव ऑफ एनी वेव इज नोन एज वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है, जो आप वेव की जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हो या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में वेव को एक्सप्रेस करते हो उसी को हम बोलते हैं वेव फंक्शन, ठीक है। चलो तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, इन ईच वेव फंक्शन exponential term is associated कि हर एक वेव फंक्शन के अंदर क्या था बेटा, हर एक वेव फंक्शन के अंदर एक एक्सपोनेंशियल टर्म था, ठीक है। हर एक वेव फंक्शन के अंदर क्या था, एक एक्सपोनेंशियल टर्म था, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल टर्म इज एज फॉलोइंग। जो एक्सपोनेंशियल टर्म था, वो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या था बेटा, उसको समझो। वो एक्सपोनेंशियल टर्म था हमारा e की पावर ऑफ माइनस जेड आर एन ए नॉट। तो जितने भी आपने वेव फंक्शन डिफाइन करे, उन वेव फंक्शन मतलब जितने भी आपने हर एक किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप वेव फंक्शन डिफाइन करते हो तो उस वेव फंक्शन में क्या आता है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म आता है। अब वो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है हमारे पास e की पावर ऑफ माइनस जेड आर डिवाइडेड बाय एन ए नॉट। अब यहाँ देखो देखो z क्या है, z हो जाएगा हमारा एलिमेंट एटॉमिक नंबर, एलिमेंट एटॉमिक नंबर। तो z क्या हो गया, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। अगर हम r की बात करेंगे तो r क्या हो जाएगा बेटा, रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस लिख लो, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है हमारा n। n मैं यहाँ बता देता हूँ, n जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n हो गया हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ए नॉट। तो ए नॉट क्या होता है बेटा, ए नॉट को हम बोलते हैं बोहर रेडियस, ए नॉट को हम बोलते हैं बोहर्स रेडियस, बोहर रेडियस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू बेसिकली ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसकी वैल्यू भी याद कर लो, इसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आप यहाँ चाहो तो यहाँ हिंट में भी लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। जो हमारा ए नॉट है, जिसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है बोहर्स रेडियस। और इसकी वैल्यू हमने कितनी बताई है, इसकी वैल्यू हमने बताई है
0.529 या फिर हम इसको नियर बाई लिख देते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, बोहर ने क्या करा था, हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होता है उसी को हम बोलते हैं बोहर रेडियस। कैसे याद करना है आपको, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसी को हम बोलते हैं बोहर रेडियस। ठीक है, अब बोहर रेडियस की बात करेंगे तो आपने बेटा यहाँ पे बोहर मॉडल के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, Rn इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर वाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे बेटा एन क्या हो जाएगा हाइड्रोजन की, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं चाचा, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं भैया। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट, और हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है 1, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, बचपन का प्यार तुम्हारा हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा 1 होता है। इसका मतलब जो ए नॉट होगा इसको हम बोलेंगे बोहर रेडियस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हर एक वेव फंक्शन के अंदर क्या होता है, हर एक वेव फंक्शन के अंदर एक एक्सपोनेंशियल टर्म होता है। अब वो एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू होती है e की पावर ऑफ माइनस जेड आर डिवाइडेड बाय एन ए नॉट। ठीक है, तो आप एक बात बताओ बेटा, जब भी मैं आपको अगर कोई एक वेव फंक्शन दे दूं, ठीक है, तो उस वेव फंक्शन में आप क्या करोगे, आप एक्सपोनेंशियल टर्म जो गिवन वेव फंक्शन होगा उस गिवन वेव फंक्शन की आप इस वाले एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ क्या कर लोगे, कंपैरिजन कर लोगे। और कंपैरिजन करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। और भैया क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, यहाँ से हमें मिलेगा n की वैल्यू। ये ध्यान रखना, जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 ये कहता है आपको जो भी वेव फंक्शन गिवन है उस वेव फंक्शन के एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू जो है, उस एक्सपोनेंशियल टर्म को आप इस एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ क्या कर दो भैया, कंपैरिजन कर दो। और कंपैरिजन करने पे आपको क्या मिल जाएगा भैया, n मिल जाएगा। n को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमको आइडिया दे देगा हम किस शेल की बात कर रहे हैं, किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया शेल का और ऑर्बिट का। अब पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे सब बच्चे इसमें। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या निकालना है वाला बेटा, अब आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन के लिए डिटरमाइन, डिटरमाइन सबशेल। अब हमें इलेक्ट्रॉन का सबशेल बताना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में, इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से सबशेल में। इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन का सबशेल बताना है तो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से सबशेल में हो सकता है, एस में हो सकता है, पी में हो सकता है, डी में हो सकता है, एफ में हो सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि एस पी डी एफ के लिए हम कौन सा क्वांटम नंबर यूज करते हैं, मतलब सबशेल के लिए हम कौन सा क्वांटम नंबर यूज करते हैं, दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को बेटा क्या क्या बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर और एजीमुथल तो है ही उसका नाम, बचपन से, बचपन का प्यार उसका। तो बेटा एस के लिए अगर हम बात करेंगे तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 1, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, अब आप यह देखो, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन का सबशेल डिफाइन करना है तो आपको गिवन वेव फंक्शन फॉर इन ए गिवन वेव फंक्शन, इन अ गिवन वेव फंक्शन, सो इन अ गिवन वेव फंक्शन आपको क्या होगा, आपको कंपैरिजन करना है। कैसे, जो शाई होता है, शाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ए नॉट की पावर ऑफ 3/2 प्लस एल। ठीक है, तो जो भी आपको वेव फंक्शन गिवन होगा उस आप गिवन वेव फंक्शन में 1/a0 की पावर को, 1/a0 की पावर को 3/2 प्लस एल के साथ क्या करोगे, कंपैरिजन, और वहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, वहां से आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। और आप एक और मेथड है उससे भी निकाल सकते हो, क्या है, शाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ऑफ एल फॉर द गिवन वेव फंक्शन। तो हमें पास बेटा जो भी वेव फंक्शन गिवन होगा उस वेव फंक्शन में हम आर की पावर जो भी होगी उस आर की पावर को हम आर की पावर एल के साथ क्या करेंगे बेटा, कंपैरिजन करेंगे। तो इस तरीके से हमें ऑर्बिटल का पता चल जाएगा। देखो है क्या कहानी, यहां समझो। अगर आपको बेटा ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो ऑर्बिटल होता किसके अंदर है, सबशेल के अंदर। तो आपको सबशेल बताना पड़ेगा कि एस पी डी एफ में से कौन सा सबशेल है। और सबशेल किसके अंदर होता है बेटा, सबशेल होता है शेल के अंदर। तो आपको शेल बताना पड़ेगा कि एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, मतलब के शेल है,
एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। ठीक है, तो जब भी आपको ऑर्बिटल की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आपको देखना पड़ेगा ऑर्बिटल हमारा सब शेल के अंदर है तो सब शेल बताना पड़ेगा कि एसपीडीएफ में से कौन सा सब शेल है। हमको ये पता है कि हमारा सब शेल शेल के अंदर है तो हमें शेल का नंबर भी बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम ऑर्बिटल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एक बार जरा इसको देख लो, एक बार थ्योरी वाला पार्ट जो भी पढ़ाया है आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन वेव फंक्शन होंगे उस गिवन वेव फंक्शन का एक एक्सपोनेंशियल पार्ट होगा, वो एक्सपोनेंशियल पार्ट का कंपैरिजन करोगे तो एन की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब शेल का आपको आइडिया लग जाएगा। गिवन वेव फंक्शन के अंदर 1/a0 वाला एक पार्ट होगा, उस 1/a0 की जो पावर होगी उसको कंपेयर करोगे 1/a0 की पावर ऑफ 3/2 प्लस एल से, तो वहां से आपको सब शेल का आइडिया लग जाएगा। या फिर आप जो भी वेव फंक्शन होगा उसके अंदर अगर कोई आर का टर्म आ रहा है तो आर का जो पावर एल है उस आर की पावर एल के साथ कंपैरिजन करो। तो क्वेश्चन कराता हूं मैं 5 क्वेश्चन, उन 5 क्वेश्चन को करने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने आसान है। देखो, अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा था तो ये क्वेश्चन अगर पढ़ते कि आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग वेव फंक्शन। सबसे पहले देखो बेटा, अगर हम अपने एटम की बात करेंगे तो एटम हमें कौन सा गिवन है, हाइड्रोजन एटम। और तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, जेड की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, आपको बताना क्या है बेटा, ऑर्बिटल आइडेंटिफाई करना है। तो हमने क्या बोला, हर एक वेव फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म होता है। तो इस वेव फंक्शन के अंदर अगर हम इस वेव फंक्शन की बात करेंगे तो इसका ये कौन सा टर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म कितना आ गया, ई की पावर ऑफ माइनस आर अपॉन ए नॉट। ओके, तो आप इसको क्या करोगे, आप इस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को कंपेयर करोगे, कंपेयर विद ई की पावर ऑफ माइनस जेड आर डिवाइडेड बाय एन ए नॉट से। क्योंकि आपके पास जो एटम है बेटा वो एटम कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है। अगर हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर ऑफ माइनस आर डिवाइडेड बाय एन ए नॉट। तो बेटा अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन करने पे आप साफ साफ देख सकते हो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, अगर अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत है, देखा जाए तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि n इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज 1s। अगर n की वैल्यू 2 आएगी तो ऑर्बिटल हमारे पास 2s और 2p हो सकते हैं। तो इस केस में n की वैल्यू 2 के लिए आपको l की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर l की वैल्यू 0 होगी, अगर n इज इक्वल टू 2 है बेटा, l की वैल्यू 0 है तो 2s ऑर्बिटल हो जाएगा। अगर n इज इक्वल टू 2 है और l की वैल्यू 1 है तो 2p ऑर्बिटल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो क्या क्या ऑर्बिटल हो सकते हैं, 3s 3p और 3d। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा है उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि यहाँ पे हमारा n की वैल्यू 1 हो गई तो 1 आते ही हमें समझ में आना चाहिए ओनली एक ही ऑर्बिटल अवेलेबल होता है शेल नंबर 1 के लिए, दैट इज 1s। तो अगर इस क्वेश्चन के हम आंसर की बात करेंगे, सो व्हाट इज द आंसर, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 1s। 1s ऑर्बिटल क्या हो गया, इज द आंसर। ऑर्बिटल की आपसे आइडेंटिफिकेशन पूछी थी, आपने ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, क्या मैं आपसे पूछता हूं, अब देखो कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे देखो। जो आपको वेव फंक्शन गिवन है वो वेव फंक्शन क्या गिवन है बेटा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई ए नॉट की पावर ऑफ 3/2 इंटू ई की पावर ऑफ माइनस आर बाय ए नॉट। ठीक है, अब यहाँ देखो, क्या यहाँ पे कोई थीटा और फाई वाला टर्म आ रहा है इस गिवन वेव फंक्शन में, जो हमारे गिवन वेव फंक्शन है उस गिवन वेव फंक्शन में क्या कोई थीटा और फाई वाला टर्म आ रहा है? थीटा और फाई वाला टर्म बेटा कोई भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस गिवन वेव फंक्शन में कोई भी एंगुलर पार्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात? यहाँ देखो फिर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, अगर मैं इस वेव फंक्शन की बात करता हूँ, इस गिवन वेव फंक्शन की बात करता हूँ, तो इसमें थीटा और फाई वाला कोई भी टर्म नहीं आ रहा। इसका मतलब इस गिवन वेव फंक्शन में जो एंगुलर पार्ट है, एंगुलर पार्ट का मतलब कौन सा पार्ट बेटा, एंगुलर पार्ट का मतलब ए थीटा फाई वाला। ए थीटा फाई वाला जो पार्ट है वो पार्ट कैसा है, अपसेंट। वो पार्ट कैसा है,
अपसेंट, जीरो नहीं है, मैंने ये नहीं बोला जीरो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कैसा है बेटा, अपसेंट है। और ये तो आप कल भी पढ़ चुके हो, कल क्लास में मतलब लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है। अगर आपके पास ऑर्बिटर कौन सा होगा, एस ऑर्बिटल होगा। तो एस ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है, एस ऑर्बिटर हमारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और अगर एस ऑर्बिटर नॉन डायरेक्शनल है तो इनके अंदर कोई भी एंगुलर पार्ट नहीं होता। तो देखो हर एक चीज आपस में लिंक है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, इसे देखो करने में मजा आएगा। ये आपको गिवन है फॉर द एच, फॉर क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटर फॉर द एच एटम करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग वेव फंक्शन। तो बेटा कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, गिवन वेव फंक्शन का जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, उस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे। और कंपेयर बेटा हम किसके साथ करेंगे, ई की पावर ऑफ माइनस जेड आर डिवाइडेड बाय एन ए नॉट के साथ। क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर ऑफ माइनस आर डिवाइडेड बाय एन ए नॉट के अंदर। तो बेटा जब आप कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करने पे हमें साफ साफ दिख रहा है n की वैल्यू कितनी हो गई, इस केस में n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, n की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है, अब हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि n की वैल्यू 2 के लिए दो ऑर्बिटल होते हैं, 2s भी अवेलेबल होता है और एक 2p भी अवेलेबल होता है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। अब सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लें, देखो अगर हम इस शाई को लिखें तो इस शाई को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ऐसे लिख सकता हूं, इंटू 1/a0 की पावर ऑफ 3/2 इंटू आर की पावर ऑफ 0 इंटू 2 माइनस आर ओवर a0 ई की पावर ऑफ माइनस आर बाई 2a। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब कोई बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, डाउट आएगा कि सर आपने क्या बोला था, आपने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन की डिटर्मिनेशन के लिए आपको क्या करना है, जो शाई जो हमारा वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन में 1/a0 की पावर जो है वो कंपेयर करनी है। तो जब आप कंपेयर करोगे बेटा, कंपैरिजन करने पे क्या आ रहा है, 3/2, यहां से कितना आ रहा है बेटा 3/2, और यहाँ पे देखो पावर कितना आना चाहिए 3/2 प्लस एल। तो आप इन दोनों को इक्वल कर दो, 3/2 प्लस एल, ये क्या हो गया कैंसिल, एल की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब दूसरे टर्म से देखो, आर की वैल्यू बेटा कितनी है 0, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, आर की वैल्यू एल के साथ कंपैरिजन कर दो, तो इसका मतलब एल की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 0। तो एल की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, एल की वैल्यू 0 का मतलब हो गया एस ऑर्बिटल, क्या हो गया बेटा, एस ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, एस ऑर्बिटल। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2s। आपसे पूछा गया था आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल, तो आपने बता दिया इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 2s के अंदर है। 2 का पता कैसे चला, एक्सपोनेंशियल टर्म के कंपैरिजन पे। और s का पता कैसे चला, हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेव फंक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर ऑफ 3/2 प्लस एल होना चाहिए। तो हमारे पास कितना आता 3/2, तो इसका मतलब एल की वैल्यू 0। अब कोई बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर a0 तो यहाँ पे भी है और r तो यहाँ पे भी है। आपको क्या करना है बेटा, आपको प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे जो r अपॉन ए नॉट है वो एक, वो 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूं, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको क्या करना है बेटा। जो शाई है, शाई आपका पास क्या है, शाई आपके पास वेव फंक्शन, जो कि आपको क्या होगा क्वेश्चन में, ये आपको गिवन होगा। आपको जो भी वेव फंक्शन गिवन होगा, आप उसमें क्या करोगे, ए नॉट जितना कॉमन ले सकते हो उस कॉमन की पावर ऑफ 3/2 प्लस एल के साथ कंपैरिजन करोगे। जो गिवन वेव फंक्शन है, उस गिवन वेव फंक्शन में से आप जितना कॉमन आर ले सकते हो उतना कॉमन आर ले लेना, आर की पावर ऑफ एल हो जाएगा, इनटू अब जो पार्ट आप कॉमन नहीं ले सकते वो पूरा पार्ट आप इसके अंदर लिखोगे, इनटू एक्सपोनेंशियल की पावर ऑफ माइनस जेड आर ओवर एन ए। इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें इन वाले टर्म्स की क्या करनी है बेटा, कंपैरिजन। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस वाले क्वेश्चन में आप 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट, इसमें से ए नॉट कॉमन नहीं ले सकते,
समझ में आ रही है बात? तो ये हम कॉमन नहीं ले सकते। हाँ, अगर यहाँ पे 2/a0 होता और यहाँ पे r/a0 है, तो अब यहाँ पे a0 कॉमन आ जाता, तो a0 की पावर कितनी हो जाती? a0 की पावर 3/2 पहले से थी, a0 की पावर 1 और हो जाता। समझ में आ गया? पर ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है तो आप क्यों लेके चल रहे हो? मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया करना क्या है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द रेडियल नोड इन द गिवन वेव फंक्शन। देखो अब आपसे क्या पूछा है? आपसे रेडियल नोड पूछा है। तो लास्ट क्लास में रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? n-l-1। इसका मतलब बेटा आपको क्या चाहिए? आपको n की वैल्यू पता होना चाहिए, आपको l की वैल्यू पता होना चाहिए। आप रेडियल नोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको बेटा ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन क्या दे दूं? 1s, 2s, 3s और 3p। ठीक है, सपोज करो मैंने कोई भी रैंडम ऑप्शन दे दिया, या फिर एक काम करता हूं मैं, एक बार रुको, मैं इरेज ही कर देता हूं, मैं एग्जैक्ट आंसर ही लिख देता हूं ताकि समझाने में आपको आसानी रहे। 2p। आप बेटा देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, ये ऑप्शन ने ही आपको आंसर बता दिया। कैसे बता दिया? ये देखो, ये क्या है? थीटा। थीटा का मतलब इस वाले वेव फंक्शन में कौन सा पार्ट आ रहा है? एंगुलर पार्ट आ रहा है। अगर एंगुलर पार्ट आ रहा है तो कौन कौन से ऑर्बिटल हमारे हो सकते हैं? हमारा एस नहीं हो सकता, पी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है। अब जो आपको ऑप्शन गिवन है, इसमें 3 ऑप्शन तो एस के ही गिवन है, तो ये सब हटा दो, 2p क्या हो गया इसका आंसर। तो ये मैंने तरीका बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए दिए जाते हैं कि आपको इतनी नॉलेज है कि नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में ही लगे हुए हो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो सबसे पहले ये देखो, आपको यहाँ पे एटम गिवन नहीं है, तो एक काम करता है मैं क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ एच एटम। डिटरमाइन द रेडियल नोड फॉर द एच एटम इन अ गिवन वेव फंक्शन। ठीक है, एच एटम के लिए वेव फंक्शन गिवन है, इसके लिए आपको क्या बताना? रेडियल नोड की वैल्यू को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप कंपैरिजन करोगे एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को। जब एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ गई 2। अब 2 का मतलब 2s ऑर्बिटल भी हो सकता है, 2p भी हो सकता है। आप चाहो अपने क्वेश्चन को अभी भी रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो सॉल्व करने से? क्योंकि थीटा लगा हुआ है, एंगुलर पार्ट गिवन है, इसलिए 2s तो नहीं हो सकता, 2p ही होगा। चलो इसे आगे और सॉल्व करते हैं। आगे कैसे करते हैं देखो बेटा, शाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 281 स्क्वायर रूट ऑफ पाई 1/a0 की पावर। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 3/2, और a0 बेटा यहाँ पे गिवन है 3/2 प्लस 1 इंटू आर की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 1, ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस r/a0 एक्सपोनेंशियल की पावर ऑफ -r/2a0 cos थीटा। तो जब आप कंपैरिजन करते हो बेटा तो 1/a0 की पावर हम कितनी लेते हैं? 3/2 प्लस l का कंपैरिजन आपने करा 3/2 प्लस 1 के साथ, ये कैंसिल हो गया, l की वैल्यू कितनी आ गई 1। l की वैल्यू बनाने का मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया? p ऑर्बिटल हो गया। क्लियर है? अब यहाँ देखो, आप r की वैल्यू जो l होता है उसको कंपैरिजन करोगे तो l की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से कितनी आ गई 1। अगेन हमारा क्या हो गया? p ऑर्बिटल हो गया। तो जो गिवन मेथड है इन दोनों में से आप कोई एक यूज कर सकते हो। क्या तो आप 1/a0 की पावर ऑफ 3/2 प्लस l के साथ कंपैरिजन कर लो, या फिर आप r की पावर ऑफ l के साथ कंपैरिजन कर लो। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसका मतलब हमारे पास जो हमारा आंसर होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्बिटल कौन सा होगा, तो बेटा ऑर्बिटल हमारा हो जाएगा 2p। ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा हमारा? 2p। ठीक है, अब एक फॉर्मूले से आप इसे यूज करो। आपको क्या निकालना है बेटा? रेडियल नोड निकालना है। तो रेडियल नोड क्या होता है? n की वैल्यू कितनी है 2 माइनस l की वैल्यू 1 माइनस p की वैल्यू कितनी है? ओ सॉरी, n माइनस l माइनस 1। तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 0। अब देखो, जब मैंने आपको रेडियल नोड पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था? अगर हमारे पास सक्सेसिव शेल के सेम टाइप के ऑर्बिटल हैं तो वो क्या होंगे? एक रेडियल नोड से सेपरेट होंगे। सपोज करो ये तो मेरा बेटा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ देखो ये तो हो गया मेरे पास 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। तो इसका मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि
कोई भी रेडियल नोड आएगा ही नहीं। पर अगर यहाँ पे मेरे पास 3p होता तो 3p और 2p के बीच में 3p और 2p के बीच में क्या आ जाता, एक रेडियल नोड हमें मिल जाता। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो भैया, आप निकाल सकते हो जिस तरीके से आप निकालना चाहो उस तरीके से निकालो। पर हमारा मोटिव क्या है, एटलीस्ट सॉल्व तो करो भाई, आंसर तो निकालो। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो अगर मैं आंसर की बात करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना आ गया, आंसर आ गया 0। तो रेडियल नोड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। कोई रेडियल नोड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डिटरमाइन द ऑर्बिटल टाइप। तो बेटा ऑर्बिटल का टाइप पूछा है आपसे, है ना। तो आप क्या करोगे, ऑर्बिटल का टाइप निकालने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल वाले टर्म की कंपैरिजन कर लोगे। जब एक्सपोनेंशियल वाले टर्म की कंपैरिजन करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका मतलब ऑर्बिटल क्या हो सकता है, 3s हो सकता है, 3p हो सकता है और 3d भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी फंक्शन ऑफ थीटा और फाई प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब एंगुलर पार्ट बेटा नहीं है। और अगर एंगुलर पार्ट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा, एस ऑर्बिटल होगा। क्योंकि एंगुलर पार्ट नहीं है इसका मतलब ऑर्बिटल कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। एंगुलर पार्ट नहीं है इसका मतलब ऑर्बिटल कैसा है हमारे पास, नॉन डायरेक्शनल। और नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन सा होता है, एस ऑर्बिटल होता है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3s हो जाएगा। और ऐसा करते ही हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, ऐसा करते ही हमारे मार्क्स हो जाएंगे 0। 0 भी नहीं होंगे और हमें निगेटिव मार्किंग और मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने हर एक चीज ध्यान रखी, पर ये ध्यान नहीं रखा कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में आपको वेव फंक्शन गिवन है या आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड गिवन है। देखो यहाँ देखो, ध्यान दो क्या गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको शाई आर गिवन है या फिर आपको आर ऑफ आर गिवन है। शाई आर गिवन होता तो वेव फंक्शन गिवन होता। वेव फंक्शन के अंदर एंगुलर पार्ट नहीं है, इसका मतलब ऑर्बिटल कैसा है हमारे पास, नॉन डायरेक्शनल। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता बेटा, बिल्कुल सही हो जाता। पर आपको बेटा वेव फंक्शन गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट गिवन है। तो रेडियल पार्ट गिवन है तो रेडियल पार्ट के अंदर तो ऑब्वियसली थीटा और फाई वाले टर्म्स आने ही नहीं है। अगर रेडियल पार्ट के अंदर थीटा और फाई वाले टर्म्स आ गए तो रेडियल पार्ट क्या ताली बजाने के लिए यहाँ पर है। समझ आ रही है बात, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लुएंसी में बह गए बह गए बह गए और इतना बह गए कि साला कोई पकड़ नहीं पाया तुमको। तो तुमको क्या करना है, क्वेश्चन जब करोगे तो क्वेश्चन को रीड कर लो, देखो कि वेव फंक्शन क्या गिवन है। जैसे यहाँ थ्योरी में लिखो, थ्योरी में क्या लिखा है क्वेश्चन की, डिटरमाइन द ऑर्बिटल टाइप फ्रॉम द गिवन रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ ए वेव फंक्शन। तो आपको वेव फंक्शन का रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। समझ में आ गया, तो ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, करोगे तो फिर गलत होगा। पहले बता दिया मैंने, गलती कहाँ होगी, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में इतना भी शॉर्टकट मत ले लेना कि मार्क्स में भी तुम्हारा शॉर्टकट लग जाए। क्योंकि कर क्यों रहे हो, रैंक लाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और वहीं पे तुम क्या कर गए, मिस कर गए चीजें, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि ये तो याद रहेगा सर ने ऐसे बोला था, शॉर्टकट बता दिया, तो ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि वो शॉर्टकट कहाँ बताया था, वेव फंक्शन में। अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, फाई शाई गिवन है। यहाँ देखो ये क्या गिवन है, शाई गिवन है। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, शाई गिवन है। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसके लिए चल रही थी, वेव फंक्शन के लिए। अब इस क्वेश्चन में आपको शाई गिवन नहीं है, आपको वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट गिवन है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे, आप इस जो रेडियल पार्ट का एक्सपोनेंशियल टर्म है, उस एक्सपोनेंशियल टर्म की आप कंपैरिजन करोगे e की पावर ऑफ माइनस जेड आर एन ए नॉट से। यहाँ पे चलो मैं लेके चलता हूँ जो हमारे पास है एच एटम है। आपको क्या गिवन है, एच एटम के लिए पूछा गया है। एच एटम के लिए मतलब z की वैल्यू 1। तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है जिसका आप कंपैरिजन करोगे, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ कंपेयर, ये टर्म किस में कन्वर्ट हो गया, e की पावर ऑफ माइनस आर एन ए नॉट में। तो यहाँ से समझ में आता है हमारे पास बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। कंपैरिजन किया है ना, तो यहाँ पे बेटा देखो n आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो कंपैरिजन करना तो आता होगा भाई, या ये भी नहीं आ रहा है। कंपैरिजन करने पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। n की वैल्यू 3 आ गई तो क्या क्या ऑर्बिटल हो सकते हैं, 3s हो सकता है, 3p हो सकता है और 3d हो सकता है। अब आपको s होगा, p होगा, d होगा, इसका आइडिया कैसे लगेगा, l से लगेगा। तो क्यों ना मैं इस वेव फंक्शन जो भी मुझे वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट गिवन है, तो क्यों ना मैं उसको इस फॉर्म में लिख दूं, r ऑफ r इज इक्वल टू 1 अपॉन
81 स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओके आर स्क्वायर इंटू 1/a0 की पावर ऑफ 3/2। तो बेटा यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से आ गया, कोई भी ऐड करके मत लिखना इसे, 3/2 प्लस 2 लिख देना। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो जब आपने बेटा कंपैरिजन करो, कोई भी एक कंपैरिजन कर लो आप, तो मैं अगर मैं 1/a0 वाला कंपैरिजन करता हूँ, ये वाला कंपैरिजन, तो इसके अकॉर्डिंग 3/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस एल होना चाहिए। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। और अगर आप ये वाला कंपैरिजन करते हो तो एल इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना आ गया, 2 आ गया। एल इज इक्वल टू 2 का मतलब बेटा क्या, कौन सा ऑर्बिटल हो गया, वो हो गया हमारे पास डी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। इसका मतलब व्हाट इज द आंसर, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको ऑर्बिटल की क्या करनी थी, डिटर्मिनेशन करनी थी। तो डिटर्मिनेशन करने पे हमारे पास ऑर्बिटल कितना आ गया, 3D ऑर्बिटल हमें मिल गया। ठीक है, चलिए चलिए, ये है हमारे पास आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ध्यान से सुनो। तो कुछ नया होगा बताना है यहाँ पे आपको, आई थिंक इतना बहुत है ना आज के लिए। क्लास को थोड़ा छोटा रखूंगा, एक एक घंटे की क्लास है, बहुत लेंथी हो रही थी, मुझे लगता है बच्चे इतने ज्यादा टाइम ड्यूरेशन क्लास देख नहीं पाते, तो इसके लिए क्लास आज छुट्टी करता हूँ सारी क्लास को। नेक्स्ट क्लास में आप बाकी आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो क्वेश्चन देखो बेटा, डिटरमाइन द ऑर्बिटल टाइप फ्रॉम द गिवन रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो आप देखो फिर से आपको क्या गिवन है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। कौन सा, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसका मतलब आपको आर ऑफ आर की वैल्यू गिवन है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है डिटरमाइन द ऑर्बिटल टाइप, आपको ऑर्बिटल टाइप बताना है। आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई चीज मिस्टेक हो गई है क्या, नहीं ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर से आपको देखो सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या गिवन है, आर अपॉन ए नॉट गिवन है। ठीक है, अगर इस वेव फंक्शन का मैं एक्सपोनेंशियल वाला टर्म लिखूंगा तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा की जगह मैं लिख देता हूँ आर अपॉन 3a, मतलब आर अपॉन 3a0, क्योंकि 3 तो पहले से प्रेजेंट है, सिग्मा की वैल्यू मैंने पुट की। तो इस वाला बेटा जो एक्सपोनेंशियल टर्म है आप क्या करोगे, कंपैरिजन कर लोगे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम लगता है मैं हर एक न्यूमेरिकल में टाइप करना भूल गया हूं, तो ये भी हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। तो e की पावर ऑफ माइनस, हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होती है, ZR डिवाइडेड बाई एन ए नॉट। तो जब आपने बेटा कंपैरिजन करा तो कंपैरिजन करने पे देखो यहाँ पे n आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हमारे पास हो गई है 3। n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारे पास हो गई है 3। आई थिंक क्लियर है आपको। अब आगे मूव करते हैं। अब आगे देखो, सिग्मा के अंदर बेटा आर अपॉन ए नॉट आ रहा है, ठीक है। पर अगर आप इस वाले टर्म की बात करते हो, जो ये वाला आपको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 27 माइनस 18 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर, तो आप इस पूरे टर्म में से सिग्मा को कॉमन नहीं ले पाओगे। इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें आर ऑफ आर को तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/81 स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई इंटू 1/a0 की पावर ऑफ 3/2। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, ये जो 27 माइनस 18 सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा स्क्वायर है, इस पूरे टर्म में से हम सिग्मा को कॉमन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अगर सिग्मा कॉमन आता तो हमारे पास आर अपॉन ए नॉट वाला टर्म कॉमन आ जाता, पर जब सिग्मा ही कॉमन नहीं आ रहा है तो आर अपॉन ए नॉट वाला टर्म भी कॉमन नहीं बनेगा। तो हम इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/a0 की पावर 3/2 इंटू आर की पावर ऑफ 0 इंटू 27 माइनस 18 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटू ई की पावर ऑफ माइनस सिग्मा बाई 3। कंपैरिजन कर लो बेटा, यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, एन की वैल्यू कंपैरिजन करने पे आई 3 और एल की वैल्यू कंपैरिजन करने पे आई 0। तो इसका मतलब आपको ऑर्बिटल पूछा था, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा बेटा, ऑर्बिटल हमारे पास आ जाएगा 3s। ऑर्बिटल कौन सा होगा, 3s। दिस इज द आंसर। एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, वो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। मैं आपको बोल रहा था कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, पर नहीं, एक और टॉपिक पढ़ाना है मुझे, वो ही पढ़ाऊंगा, लेके आया हूँ आपके साथ। डिटर्मिनेशन ऑफ द रेडियल नोट फ्रॉम द वेव फंक्शन। एक और पार्ट यहाँ पे पढ़ लो आज, कि अगर आपको वेव फंक्शन गिवन है, वेव फंक्शन मतलब आपको शाई का फंक्शन गिवन है, शाई आर थीटा फाई का अगर आपको एक फंक्शन गिवन है आर ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ ए ऑफ थीटा फाई,
आप क्या करोगे, अगर आपको गिवन वेव फंक्शन से, क्या फिर से कहानी सुन लो, अगर हमें गिवन वेव फंक्शन में से अगर हमें रेडियन नोड फाइंड आउट करना है, तो रेडियन नोड के लिए हमने आपको क्या पढ़ाया कि रेडियन नोड क्या होते हैं, उन सब पॉइंट का लोकस होता है जहां पे वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट कितना होता है, जीरो। रेडियल पार्ट जीरो होता है, मतलब आर ऑफ आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो बेटा अगर आपको रेडियन नोड फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट नंबर 1 लिखो, टू फाइंड आर एन। आर एन का मतलब रेडियन नोड अगर फाइंड आउट करने हैं तो आर ऑफ आर की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे, हम आर ऑफ आर की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जितने भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, पॉइंट नंबर 2 में लिखो, सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। ठीक है, जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, वही सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड, वही हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। अगर बेटा आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने पे अगर जीरो आ रहा है, एक सॉल्यूशन जीरो आ रहा है, या फिर एक सॉल्यूशन हमारा कितना आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, फिर से लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं पहले, एक्सेप्ट जीरो और इंफिनिटी। फिर से सुनो, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो और सॉल्व करने पे एक सॉल्यूशन जीरो आ रहा है और एक सॉल्यूशन इंफिनिटी आ रहा है, तो आप इनको इनको आप रेडियल नोड नहीं बोलोगे। क्यों, यहाँ देखो, ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है हमारे पास आर। आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो का मतलब आप कहाँ पे हो, आप न्यूक्लियस के अंदर हो, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और नोड का मतलब भी वही होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसका मतलब अगर आप आर ऑफ आर इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद अगर कोई सॉल्यूशन जीरो और इंफिनिटी आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, आपको वो अवॉइड कर देना है, वो आपका रेडियल नोड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इंफिनिटी की हम बात करें, तो ये मेरे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस, और सपोज कीजिए ये मेरे पास क्या है, आर इंफिनिटी। आर इंफिनिटी का मतलब अब हमारा इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर चला गया। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर चला गया, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन हमारा एटम का पार्ट नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना है, आर ऑफ आर इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है बेटा, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। और सॉल्व करने पे जितने भी सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, यहाँ लिख लो, जितने भी हमें क्या मिलेंगे बेटा, फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, जितने भी हमें फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे एक्सेप्ट जीरो और इंफिनिटी, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही क्या हो जाएंगे, रेडियल नोड। सपोज करिए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, आपको 10 सॉल्यूशन मिले, 10 आपको क्या मिले बेटा, 10 आपको फाइनाइट सॉल्यूशन मिले, तो रेडियल नोड भी कितने हो जाएंगे, रेडियल नोड भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, रेडियल नोड 10 हो जाएंगे। दूसरा, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू का मतलब आप रेडियल नोड की पोजीशन भी बता पाओगे। तो यहाँ पॉइंट, एक पॉइंट नोट करके लिख लो, by solving r of r is equal to 0, we can define the position of, we can define the position of रेडियल नोड, वी कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ रेडियल नोड। तो बेटा अगर हम इस वैल्यू को यूज करके आर ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो को जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी। वो आर की वैल्यू क्या बता देगा, वो आर की वैल्यू भी आपको बता देगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रेडियल नोड। दो चीजों का फायदा हो रहा है, एक, इस इक्वेशन को हाईलाइट कर देता हूं मैं फिर से, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक तो जितने भी फाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे एक्सेप्ट जीरो और इंफिनिटी, वो सब सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियल नोड। दूसरा, आपको रेडियल नोड की पोजीशन भी पता चल जाएगी। अब ये आते हैं मैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, एक बार पढ़ लो इसको। फॉर द हाइड्रोजन एटम, for the hydrogen atom determine the radial node for following orbitals। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको रेडियल नोड बताना है। फॉर द हाइड्रोजन एटम डिटरमाइन द रेडियल नोड्स ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो रेडियल नोड्स की मतलब बेसिकली रेडियल नोड पोजीशन लिख लो आप।
रेडियन नोड पोजीशन, हमें क्या बताना है, रेडियन नोड की पोजीशन बतानी है। ठीक है, हमने क्या बोला, हम आर ऑफ आर को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब आप पहले तो ये देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हो, क्या कर रहे हो आप, कंपैरिजन कर रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करो, तो ऑर्बिटल के लिए आपको पता चल रहा है एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हो जाएगी 3। और अगर हम एल की बात करेंगे तो एल की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब ऑर्बिटल हमारे पास कौन सा होगा, 3s ऑर्बिटल होगा। अगर हम रेडियन नोड निकालें तो रेडियन नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो बेटा कितने रेडियन नोड आएंगे, 2 रेडियन नोड आएंगे। तो 2 रेडियन नोड आएंगे। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उस कॉन्सेप्ट का अगर मैं यूज करूं तो आर ऑफ आर इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं पूछूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, अब रेडियन नोड की हमें क्या मिल जाएगी, पोजीशन भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखो, तो मैंने करा है कि 1 अपॉन आर ऑफ आर को 0 रखा, आर ऑफ आर की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 81 स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई ए नॉट की पावर ऑफ 3/2, ओके, एंड 27 माइनस 18 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर ऑफ माइनस सिग्मा बाई 3 इज इक्वल टू 0। और आपको सिग्मा की वैल्यू पता है, आर ओवर ए, आर ओवर ए नॉट बेटा क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू। तो देखो, अब अगर मैं, आप बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हो कि 81 तो एक क्या हो गया, प्योर नंबर हो गया, तो ये कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई बचपन से कांस्टेंट है। ए नोट क्या है, बोहर रेडियस है। बोहर रेडियस का मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट्स द वैल्यू इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखो, बेसिकली सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू हमारी आर के टर्म्स में, इसका मतलब 27 माइनस 18 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर, ये भी 0 हो सकता है। अगर आप इन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कर रहे हो तो कैसे 0 हो सकता है, क्या तो ये वाला टर्म 0 हो जाए या फिर ये वाला टर्म 0 हो जाए। e की पावर ऑफ माइनस सिग्मा बाई 3 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो सकता है। ठीक है, अब आप सबको पता है e की पावर अगर हमें 0 करना है तो e की पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी कितना होता है, e की पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी 0 होता है। तो यहाँ से बेटा सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, इंफिनिटी। सिग्मा की वैल्यू इंफिनिटी आ गई, इसका मतलब r अपॉन ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, इंफिनिटी। इसका मतलब बेटा r की वैल्यू कितनी आ गई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ नहीं लिखता। ठीक है, चलो मैं काम करता हूँ, तुमको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। मैं अभी यहाँ पे तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँ, एक क्वेश्चन को जल्दबाजी कराने के चक्कर में मोमेंटम नहीं बिगाड़ूंगा। फिर से आओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। और हमने क्या बोला, हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, जब हमने आर ऑफ आर इज इक्वल टू 0 पुट करा, तो 0 पुट करने पे हमें जो इक्वेशन मिली, वो इक्वेशन क्या मिली, 27 माइनस 18 सिग्मा और 2 सिग्मा स्क्वायर, 27 माइनस 18 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर ऑफ माइनस सिग्मा बाई 3, माइनस सिग्मा बाई 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज आई थिंक आर ओवर ए नॉट है। हाँ, आर ओवर ए नॉट जो है, आर ओवर ए नॉट हमारा क्या हो गया, सिग्मा की वैल्यू हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, कैसे, क्या तो हमारा 27 माइनस 18 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर ये 0 होगा, या फिर e की पावर ऑफ माइनस सिग्मा बाई 3 इजिकल टू 0 होगा। क्यों बेटा, समझो यहाँ पे इन दोनों टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर a इंटू बी, अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं कि a इंटू बी इजिकल टू 0 आ रहा है, तो 0 कैसे आएगा, क्या तो a की वैल्यू 0 है या फिर b की वैल्यू 0, तभी 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। तो मैंने पहली बार क्या करा, इस वाले टर्म को 0 ले लिया, दूसरी बार क्या करा है, मैंने इस वाले टर्म को 0 लिया। पहले मैं ये वाला टर्म सॉल्व करा रहा हूँ। अगर e की पावर माइनस सिग्मा बाई 3 0 है, तो बेसिकली आप यहाँ क्या करोगे, e की पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। e की पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो कंपैरिजन करोगे तो सिग्मा की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी, और अगर सिग्मा की वैल्यू इंफिनिटी आ रही है तो r अपॉन ए नॉट की वैल्यू भी क्या आएगा, इंफिनिटी। इसका मतलब बेटा r की वैल्यू क्या आ रही है, इंफिनिटी।
तो बेसिकली आपको क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिला। आपको क्या मिला, वन सॉल्यूशन मिला है। पर मैंने आपको नोट करके क्या लिखवाया था, जब भी आप आर ऑफ आर के सॉल्यूशन निकालोगे तो उसमें जीरो और इंफिनिटी जो है वो सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ये वाला जो सॉल्यूशन है ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि r इज इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया। और अगर इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया तो बेसिकली अब इलेक्ट्रॉन हमारे एटम का पार्ट नहीं है। और इलेक्ट्रॉन अगर हमारे एटम का पार्ट नहीं है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वहां पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होनी है। समझ में आ गया ये हमने कैसे किया। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चलो यहाँ पे देखो, अब दूसरा आता है हमारे पास 27 माइनस 18 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर। तो क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस 18 सिग्मा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे इसके फैक्टर हो पा रहे हैं तो बेसिकली फैक्टर हमारे नहीं हो पाएंगे। 54 के ऐसे फैक्टर नहीं हो पाएंगे, है ना। आप फैक्टर नहीं कर पाओगे। अगर आप फैक्टर नहीं कर पाओगे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य रूल। और श्रीधराचार्य रूल क्या है बेटा, श्रीधराचार्य रूल ये है, अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अकॉर्डिंग टू धराचार्य रूल एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो धराचार्य रूल बेटा यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, धराचार्य रूल का यूज किया। इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब प्लस 18 प्लस माइनस वी स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 334 होता है। मैं चेक कर लेता हूँ, 324। तो 324 18 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा 27 इंटू 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 2a इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 18/4 प्लस माइनस 1/4 और स्क्वायर रूट के अंदर बेटा कितनी वैल्यू आएगी वह सॉल्व कर देना, 108। कितना आ रहा है, 108। तो यहाँ देखो बेटा, अब हमें सिग्मा की दो वैल्यू मिल गई। कितनी वैल्यू मिली, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ। हमारे पास सिग्मा कितना आया, सिग्मा आया हमारे पास 18/4 प्लस माइनस 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 108। तो बेटा एक वैल्यू हमें मिली सिग्मा की कि सिग्मा इज इक्वल टू 18/4 प्लस 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 108। और दूसरी वैल्यू हमें सिग्मा की मिलेगी, सिग्मा इज इक्वल टू 18/4 माइनस 1/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 108। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो हमें सिग्मा की वैल्यू मिली। और सिग्मा है कितना, सिग्मा हमारे पास r अपॉन ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू कितनी होती है 0.53। तो यहाँ से एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.53 इंटू, अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ बेटा तो सॉल्व करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 1.90 एंगस्ट्रॉम। और ये सॉल्व करने पे यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ r अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू दिस, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 7.09। एक बार को सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी 7.09 और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आएगी 0.53 इंटू इस कदर प्यार है से 1.90 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था, हमने बोला था, अब आप क्या कर पा रहे हो, आप बता पा रहे हो कि रेडियल नोड कहाँ कहाँ बन रहा है, आप बता पा रहे हो। अब बेटा देखो कैसे अपने सॉल्व करूंगा, बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा मजा आने वाला है आज तुम लोगों को, बड़ी बढ़िया चीज बताने वाला हूँ। हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है,
ठीक है। R1 जो है किसकी बात हो रही है बेटा, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है कितनी होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और हाइड्रोजन एटम के दूसरे ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, अब निकाल सकते हो ना यार, इस वाले फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ मैं, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। तो 0.529 इंटू 4, तो ये आएगी बेटा 2.116 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालूं, दिस इज R2, ठीक है। अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालूं बेटा, तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी आएगी हाइड्रोजन एटम के 0.529 इंटू 9, 4.761 एंगस्ट्रॉम। ये सब वैल्यू एंगस्ट्रॉम में। तो देखो बड़ा मजेदार चीज बता रहा हूं, जो पहली आपको जो आपको फर्स्ट, ठीक है, एक काम करो, इनका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर देता हूं मैं। 0.53 इंटू 1.9 दैट इज 1.007 एंगस्ट्रॉम, और इसको बेटा मैं सॉल्व कर देता हूँ 7.09 इंटू 0.53 3.75, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 3.7577 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा देखो, जो पहला रेडियन नोड मिलेगा हमें, ये तो समझ में आ रहा है, ये हमारे पास 1s है ना, ये हमारे पास क्या है 1s है, ये हमारे पास क्या है, या फिर ऐसे लिख लो 1s भी मत लिखो, आप ये लिखो, ये क्या हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट, ये हमारे पास क्या है बेटा थर्ड ऑर्बिट। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में क्या मिलेगा, हमें एक रेडियन नोड मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड के बीच में भी हमें क्या मिलेगा, रेडियन नोड मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा हमें बेटा, रेडियन नोड नंबर 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियन नोड नंबर 1 की जो डिस्टेंस है, वो रेडियन नोड नंबर 1 की डिस्टेंस क्या होगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम और 2.116 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगी। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ये वैल्यू आ रही है 1.007 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से अगर मैं इस रेडियन नोड का पोजीशन पूछूं आपसे, तो ये रेडियन नोड हमारी क्या है 2.116 एंगस्ट्रॉम और 4.76 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, यही वैल्यू कितनी आ रही बेटा 3.75। तो इसकी डिस्टेंस क्या है 3.7577 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया। अब आप क्या बता पा रहे थे आप, अब आपको फर्स्ट देखो एडवांटेज क्या है, आप रेडियन नोड कितने रेडियन नोड होंगे वो बता दोगे। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप r ऑफ r इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो इसके जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे, कौन से सॉल्यूशन बेटा, फाइनाइट सॉल्यूशन की बात हो रही है, जितने भी फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे वही हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ नोड। पर ध्यान क्या रखना है हमें, एक्सेप्ट जीरो एंड इंफिनिटी, जीरो और इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है। अगर सॉल्यूशन में जीरो और इंफिनिटी बन रहा है तो वो हम उसे यूज नहीं करेंगे। दूसरा, अब आप क्या बता पा रहे हो बेटे, आप रेडियन नोड की पोजीशन भी बता पा रहे हो, रेडियन नोड की पोजीशन भी आप क्या कर पा रहे हो, डिटरमिन कर पा रहे हो। तो बेटा ये हो गया हमारे पास आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको पढ़ा दिया कि विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन कैसे हम अपने ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम रेडियन नोड निकाल सकते हैं, और कैसे हम रेडियन नोड की पोजीशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आओ नेक्स्ट क्लास पे, कि अब नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफ। ये ग्राफ बेटा जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन ग्राफ, कौन कौन से ग्राफ, मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा आर ऑफ आर वर्सेस आर ग्राफ, और मैं आपको पढ़ाऊंगा एक आर स्क्वायर आर वर्सेस आर ग्राफ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्लास। उसके बाद फिर एक और नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं, और उस नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ आर पीडीएफ। आरपीडीएफ क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको हम पी ऑफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, और पी ऑफ आर वर्सेस आर का ग्राफ क्या होता है, ये आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो मिलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखो, पढ़ाई का ध्यान रखो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, बाय।